यहाँ पर भी देखो दोनों तो चलते जाते, लेकिन so today we are going to discuss, in fact we have already discussed about class 9 physics topic, the law of conservation of the momentum. Yes or no? Yes. We have seen lots of example, we have discussed lots of example regarding this law of conservation of the momentum. We have solved, we have calculated lots of some numericals regarding this conservation of the momentum, and today I am going to give you a practical demonstration about this fabulous magnificent physics toy or physics tool, whatever you can say, the Newton's cradle. न्यूटन क्रेडल के बिना द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम समझना थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। अगर ये टॉय हम सामने रख के ये फिजिक्स का लॉ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम सीखेंगे तो हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम एक एक करके बारी बारी इस टूल का यूज़ करके या फिर ये टॉय का यूज़ करके द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से वेलोसिटी इनटू मास कंजर्व होता है, किस तरह से मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉल टू अनदर बॉल, ये हम आज वी कैन इजीली अंडरस्टैंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड the conservation of the momentum, but here we are only focusing on the conservation of the momentum. When I pull this steel ball, तो होता क्या है बेसिकली, जैसे मैं ये स्टील बॉल को ऐसे ऊपर खींच रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, हाँ, तो ये स्टील बॉल के अंदर मास है और ये मास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर स्टोर हो रही है, यहाँ पर स्टोर हो रही है, यहाँ पर स्टोर हो रही है, ठीक है। और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम क्या बोल रहा है, इसमें ऐसा होता है कि ये बॉल का मास और जैसे ही ये बॉल यहाँ पर इस कंडीशन में आएगा तो इसके अंदर एक काइंड ऑफ वेलोसिटी होगी, तो ये बॉल का मास और इसकी वेलोसिटी, ठीक है, और ये बॉल का मास और उसकी वेलोसिटी दोनों का इनिशियल जो मोमेंटम होगा ऑब्वियसली इसका जीरो होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो मास तो है इसके अंदर ये बॉल के अंदर मास है लेकिन वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो अल्टीमेटली इसका मोमेंटम क्या हो गया, ये बॉल का जीरो हो गया। और इसको अगर मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसके अंदर मोमेंटम होगा, मतलब कि मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मैं पहले ही यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर यहाँ तो ये पोजीशन में तो इसके ऊपर ग्रेविटी हो लगेगी, इसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटी, और ग्रेविटी लगी तो फिर ये एक्सेलरेशन करेगा, ये एक्सेलरेशन करेगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी नहीं होगी। तो देखो जब ये यहाँ से इस तरफ आ रहा है, यहाँ से ये बॉल इस तरफ आता है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हर एक पॉइंट पे, इन्फाइनेटली हर एक पॉइंट पे इसके वेलोसिटी होगी, और वो जैसे ही ऐसे आएगा अपराइट कंडीशन में, ये पोजीशन के ऊपर ये बॉल ये कंडीशन में आएगा, इस तरफ नहीं, इस तरह से ये कंडीशन पे, तो फिर पर्टिकुलर ये पॉइंट पे इसके ऊपर वेलोसिटी लगेगी क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी चेंज होती है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ग्रेविटी, इस कंडीशन में ग्रेविटी होगी, लेकिन जैसे ही ये अपराइट कंडीशन में आ जाएगी तो फिर इसके अंदर वेलोसिटी होगी और इसके अंदर मास होगा, ठीक है। तो ये बॉल जब मैं ऐसे छोड़ूंगा तो यहाँ से आके यहाँ पर ये पॉइंट पे आएगा तो इसके अंदर काइंड ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और ये बॉल पे भी मोमेंटम होगा, ये बॉल में भी मोमेंटम होगा, लेकिन क्या होगा, जीरो मोमेंटम। क्यों, क्योंकि इसमें मास तो है लेकिन इसके पास वेलोसिटी जीरो है, सो मास इनटू वेलोसिटी का ही मोमेंटम होता है, तो इसका मोमेंटम जीरो हो गया। तो ये वाला बॉल और ये वाला बॉल दोनों का आपस में टकराएंगे, आपस में कोलिजन होगा, इससे पहले का मोमेंटम का जो सम होगा वो, और ये टकराने के बाद ये बॉल और ये बॉल, ये दोनों का मोमेंटम का सम होगा टकराने के बाद, वो इक्वल रहेगा, ठीक है।
ऑब्वियसली मुझे ये बॉल का कहना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये बॉल देखो, अगर ये बॉल इसको स्ट्राइक करेगा, फिर ये बॉल इसमें जो एनर्जी होगी, ये बॉल इसमें जाएगी, ये बॉल इसमें डालेगा, ये बॉल इसमें डालेगा, और ये बॉल इस तरह से ट्रांसफर करेगा एनर्जी। तो हम ये बीच वाले बॉल को नहीं ले सकते, और क्योंकि यहाँ पर एक और बॉल नहीं है तो फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बॉल ऊपर जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको छोड़ूंगा, तो यहाँ से मैंने एक बॉल छोड़ा था, तो यहाँ से एक बॉल ऊपर गया, दो नहीं गए। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जितना पहले था, कॉलिजन से पहले था, उतना ही कॉलिजन के बाद होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ एक्सप्रेस। ठीक है, तो अगर एक बॉल से मोमेंटम आ रहा है, एक बॉल का जो मोमेंटम था, एक बॉल का मोमेंटम था, क्योंकि ये तो जीरो है, एक्चुअली ये दोनों का गिनना चाहिए, लेकिन ये तो जीरो है, तो ये बॉल का जो मोमेंटम था वो सीधा यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा जीरो, और ये जीरो हो जाएगा, और ये बॉल नहीं उठेगा। तो इसका मतलब कि मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ गलत है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर वही मोमेंटम इसमें आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के पहले, बॉल को टकराने से पहले और टकराने से बाद, टकराने के बाद इसका मोमेंटम कैसा होगा? इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं दो बॉल कर रहा हूँ, तो दोनों बॉल का मास होगा और दोनों बॉल की वेलोसिटी भी होगी। दोनों बॉल का मास और दोनों बॉल की वेलोसिटी, ये दोनों का इनटू हो जाएगा, और फिर ये दोनों बॉल का मास और दोनों बॉल की वेलोसिटी ये भी जीरो होगी। इस टाइम ये जीरो होगी, तो ये दोनों बॉल का मास और दोनों बॉल की वेलोसिटी को ही हम मोमेंटम बोलेंगे, पर्टिकुलर भी एक मोमेंटम हो गया, और इसका मोमेंटम ये दोनों का क्या हो गया? जीरो। लेकिन जैसे ही ये दोनों बॉल यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, ये दोनों बॉल यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, तो ये दोनों बॉल जीरो हो जाएंगे, ये दोनों बॉल जीरो हो जाएगा इसका वेलोसिटी। लेकिन तो फिर उसका मोमेंटम जाएगा कहाँ? तो उसका मोमेंटम सीधा ये दोनों बॉल पर ट्रांसफर होगा, और मोमेंटम का लॉस नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, और ये दोनों बॉल फिर ऊपर जाएंगे। फिर ये दोनों आएंगे वापस में और इसको स्ट्राइक करेंगे, तो ये दोनों बॉल ऊपर जाएंगे। मतलब कि कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के पहले मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम का लॉस होता नहीं है। ठीक है, हालांकि अगर वैक्यूम होता और यहाँ पर ये स्ट्रिंग जहाँ से बंधी हुई है वहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं होता, एयर का भी फ्रिक्शन नहीं होता, तो फिर ये वैक्यूम के अंदर और कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता, तो फिर ये चलते ही जाते। अगर मैं ये छोड़ूंगा तो ये हमेशा के लिए चलते जाते। लेकिन क्योंकि हम अर्थ पे है और यहाँ पर हवा का भी फ्रिक्शन लगता है, ये स्ट्रिंग जहाँ पर ये डोरी बांधी हुई है वहाँ पर भी फ्रिक्शन लगेगा, तो इसके कारण ये धीरे धीरे रुक जाएगा। अब देखो, मैं अब दो बॉल का कर रहा हूँ, तो उस तरफ से दो बॉल ही उठेंगे, क्योंकि इसका दो बॉल का मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद भी मोमेंटम सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी तीन बॉल का देखते हैं, ये तीन बॉल जाएंगे, तो उस तरफ से तीन बॉल ही आएंगे, क्योंकि तीन बॉल का जो मोमेंटम होगा वो ट्रांसफर हो गया वो तीन बॉल में। तो कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के पहले मोमेंटम जो था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे कि एक कार होती है, वो कार का एक्सीडेंट अगर दूसरी कार के साथ होता है, तो वो पहली कार की जो स्पीड होती है, जो भी वेलोसिटी होती है, वो दूसरी कार में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और दूसरी कार की स्पीड बढ़ जाएगी, और पहली कार हल्की सी धीरे हो जाएगी। तो इस तरह से होता है। अभी चार करके देखते हैं। तो देखो, चार में करूँगा तो चार बॉल का, ये चारों बॉल स्टील के बॉल है, उसका वेट होगा, मतलब कि मास होगा, और उसमें सम काइंड ऑफ एनर्जी भी होगी और वेलोसिटी भी होगी। तो इसका मास, ये चारों का मास और इनकी वेलोसिटी, ये जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो फिर इस तरह से ये चारों बॉल ये इस तरफ से उड़ जाएंगे। मतलब कि चारों बॉल का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा बिफोर और आफ्टर। यहाँ से मैं चार बॉल का कर रहा हूँ, तो चारों बॉल का जो कंजर्वेशन था कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद वो सेम रहता है। यहाँ से चार बॉल आएंगे और इस तरफ चार बॉल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक बॉल को पकड़ लेता हूँ तो फिर ये बंद हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अभी हम एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों करते हैं। तो दोनों का मोमेंटम की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के पहले का मोमेंटम सेम रहेगा। दो दो करते हैं अभी।
यहाँ पर भी देखो दोनों का मोमेंटम कॉलिजन के बाद और कॉलिजन से के पहले कोई कुछ भी चेंज हो नहीं रहा है और दोनों सेम तरह से आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी समझने के लिए मैं यहाँ से ये दोनों तीनों को हटा रहा हूँ। मान लो अभी आप देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, ये दोनों का मोमेंटम कॉलिजन के पहले मतलब टकराने से पहले जो होगा वही टकराने के बाद भी इसका मोमेंटम रहेगा। मतलब कि यहाँ से मैं अगर ये बॉल को छोड़ रहा हूँ तो इसके अंदर मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, और इसके अंदर भी मास होगा लेकिन वेलोसिटी नहीं होगी, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, ये दोनों का मोमेंटम का सम टकराने से पहले जो होगा वही टकराने के बाद भी वही मोमेंटम का सम होगा। मतलब कि अभी इसका मोमेंटम जीरो है तो जीरो प्लस इसका सम, इसका मोमेंटम का सम जो भी होगा वो टकराने के बाद जैसे ही ये इस तरफ आएगा तो ये खड़ा हो जाएगा यहाँ पर और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। मतलब कि अभी इसका मोमेंटम ये जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बोल रहा ना वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका जो मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा और इसका मोमेंटम पहले था वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो टकराने के बाद और टकराने से पहले दोनों में मोमेंटम कैसा रहेगा? उसका सम क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो यहां से अगर मैं छोड़ रहा हूं तो ये अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर रहा है और वो इस तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी जगह पे जब ये पहले खुद जीरो था इसकी जगह पे अभी ये जीरो हो रहा है। ठीक है ना, तो सम काइंड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है इस तरह से। पहले वो वेलोसिटी में था, वो रेस्ट में था, इसके बाद जब टकराएंगे उसके बाद में वो वेलोसिटी में आ जाएगा और दूसरा वाला जो था वो रेस्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद दोनों का सम ऑफ मोमेंटम है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, हालांकि आइडियल कंडीशन रहेगी अगर कोई भी बाहर का फोर्स जीरो होगा तो फिर ये दोनों ही आपस में हमेशा के लिए चलते ही जाएंगे इस तरह से। तो ये सबसे बेटर अंडरस्टैंडिंग ये वाले से आती है।